Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, this is the contact number अगर आप कोई भी subscription based course लेना चाहते हैं. Do contact this number. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC, NET, SET and other related exams. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. आपको किसी भी तरह का यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू. इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ सभी सेशंस के लिंक्स पीडीएफ्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा ये सेशन है इट इज अबाउट प्लेजियारिज्म. सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए अबाउट प्लेजियारिज्म विल बी completed and covered in this session. Types of plagiarism, क्या क्या प्लेजियारिज्म में पेनाल्टी होती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से हैं वो सॉफ्टवेयर जो कि प्लेजियारिज्म को डिटेक्ट करते हैं, इन सभी को हम कवर करेंगे अपने इस आज के सेशन में. सो लर्नर्स, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा. सो लर्नर्स, सबसे पहले व्हाट इज प्लेजियारिज्म. आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं. नाउ हियर वी कैन सी कि इस पर्सन के पास एक आइडिया है जिसे कोई और ले रहा है, राइट? तो जब हम कोई भी चीज फिजिकली किसी का कोई सामान लेते हैं तो उसे हम थेफ्ट कहते हैं. प्लेजियारिज्म एक तरह का अकेडमिक थेफ्ट है, ये भी चोरी है जो कि हमारी कंट्री में इसे काफी अगर कहा जाए कैटेगराइज किया जाता है एज अ क्राइम, राइट? सो हम बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली प्लेजियारिज्म और किस तरह से ये फंक्शन करता है और किस तरह से क्या क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हमने पेनाल्टीज डाली है. सो जैसे ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, काम कोई और कर रहा है एंड देयर इज समबडी हु इज टेकिंग द वर्क, राइट? किसी और के काम को अपने स्टडी में इंक्लूड करना गलत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी साइट दैट वर्क, राइट? जब हम किसी और के काम को अपने वर्क में अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं बिना साइटेशन के, तब वो हो जाता है प्लेजियारिज्म, राइट? सो प्लेजियारिज्म क्या है? किसी और के रिसर्च वर्क को, किसी ऑथर की लैंग्वेज को, आइडिया को, थॉट को, एक्सप्रेशन को अगर हमने कॉपी किया और उसे अपना ओरिजिनल वर्क की तरह अगर प्रोड्यूस किया तो ये होता है प्लेजियारिज्म या साहित्यिक चोरी, राइट? तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो टर्म है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये टर्म कहाँ से आया. सो कई बार क्वेश्चंस रिसेंट पास्ट में आए हैं जहां किसी एक वर्ड का ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. सो प्लेजियारिज्म वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से निकल के आया है जिसका वर्ड है प्लेजियारिस, और प्लेजियारिस का मतलब होता है किडनैपर, यानी कोई किसी का किडनैप करने वाला, राइट? तो यहाँ कहने का अर्थ है कि हम किसी और का काम को स्टील कर रहे हैं, राइट? और इसे फर्स्ट सेंचुरी में मेंशन किया गया था और इसका जो रेफरेंस था वो पोएट मार्शल की तरफ से आया था, रोमन पोएट मार्शल की तरफ से, जिनकी कंप्लेन थी कि किसी और पोएट ने उनकी वर्सेस को चुरा लिया है. तो ये आप आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार सुनते होंगे कि धुन की चोरी होती है, शब्दों की चोरी होती है, गानों की चोरी होती है. तो ये कुछ उसी ट्रैक पे फर्स्ट सेंचुरी में इस बात को भी मेंशन किया गया था और उसी समय ये वर्ड, लैटिन वर्ड प्लेजियारिस का ओरिजिन हुआ था, जिसे हम आज के डेट में प्लेजियारिज्म कहते हैं, राइट? नाउ प्लेजियारिज्म होता कब है? व्हेन डज प्लेजियारिज्म अकर? कब साहित्यिक चोरी होती है? अब ये तब होता है जब हम किसी और के आइडिया को यूज करते हैं अपना बना, अपना कह के, यानी विचारों का प्रयोग करते हैं अपने रूप में. कोई भी किसी का अगर आइडिया है, ओरिजिनल आइडिया है, थॉट है, अगर हमने उसको कहीं मेंशन किया तो हमें उस पर्सन का, जिनका ये ओरिजिनल आइडिया है, उन्हें ड्यू क्रेडिट देना होता है, राइट? वी आर सपोज टू गिव देम ड्यू क्रेडिट, ठीक है? अगर हमने उनके वर्क को अपने वर्क में, यानी मान लीजिए मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूं, मैंने किसी और के रिसर्च पेपर से कुछ आइडियाज लिया मगर मैंने उनका नाम साइट नहीं किया, यानी कि ओरिजिनल रिसर्चर जो है उनका नाम अगर मैंने अपने वर्क में साइट नहीं किया, तब होती है साहित्यिक चोरी या प्लेजियारिज्म. अगर मान लीजिए मैंने किसी राइटअप से किसी तरह का बेनिफिट लेना चाहा,
राइट. दैट मे बी या तो मॉनेटरी या नॉट मॉनेटरी, मतलब किसी तरह का रिकॉग्निशन, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट्स, किसी भी तरह का गेन अगर किसी और के बिहाफ में, लिटरेरी वर्क के बिहाफ में, किसी और के लिटरेरी वर्क के बिहाफ में अगर मैंने लेना चाहा तो वो भी होता है प्लेजारिज्म. तो ये कंडीशंस है जहां पे प्लेजारिज्म अकर होता है. अब कौन कौन से टाइप्स के प्लेजारिज्म है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम प्लेजारिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन कोर्सेज आर ऑनगोइंग फॉर जून 2024 और इस कोर्स में आपको मिलती है 150 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस और ये पूरी तरह से कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है. चाहे आप नेट सेट या जारएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि बेस्ड है ऑन लेटेस्ट पैटर्न एंड अपडेटेड टॉपिक्स. साथ ही साथ आप इन सभी क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार. आपको इस कोर्स के साथ मिलता है गाइडेंस सेशन, मॉक टेस्ट, हाई क्वालिटी नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लर्नर्स, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अभी लाइव कोर्सेज क्लासेस चल रही हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड. सो पेपर 1 जो कि सबका कॉमन होता है, प्रीति मैम और मैं कंडक्ट करते हैं, जिसकी लाइव क्लासेस ऑनगोइंग है. राइट. नाउ दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लेजियारिज्म. एक एक करके सब समझेंगे. सो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेजर टाइप्स ऑफ प्लेजियारिज्म है. पहला इसमें से सोर्स बेस्ड. तो सोर्स कहने का अर्थ होता है स्रोत, यानी कि जहां से हमने इंफॉर्मेशन उठाई. सो मान लीजिए मैं एक पेपर लिख रही हूं एंड मैंने बहुत सारे सोर्सेस को कंसल्ट करके अपने पेपर में उस इंफॉर्मेशन को, 3-4 पेपर्स की इंफॉर्मेशन को डाला, मगर मैंने एक या दो सोर्स को वहां मेंशन ही नहीं किया. राइट. तो जो मेरा सोर्स था उसमें से अगर इनकम्प्लीट मेंशन अगर मेरे पेपर में आता है तो ये हो जाता है सोर्स बेस्ड प्लेजियारिज्म. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लीट प्लेजियारिज्म. किसी और का लिखा हुआ वर्क, किसी और का की गई रिसर्च को मैंने अपने नाम पे पब्लिश करा दिया. व्हाट इज इट? पूरा का पूरा मैंने किसी का साहित्यिक चोरी जो हुई, किसी का मैंने पूरा का पूरा कंटेंट को अपने नाम पे पब्लिश करा दिया. इसे कहते हैं कंप्लीट प्लेजियारिज्म. व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट प्लेजियारिज्म, जो उनका कंटेंट है उसको एज इट इज, मान लीजिए दो पूरा तो नहीं, कंप्लीट प्लेजियारिज्म इट्स द इंटायर पेपर. डायरेक्ट प्लेजियारिज्म क्या होता है? मान लीजिए किसी का एक पेपर का पार्ट है, उसका कुछ पार्ट मैंने एज इट इज उठा के अपने कंटेंट में, अपने पेपर में ऐड कर लिया, मगर उसका किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया. तो ये एज इट इज जो मैंने कॉपी किया है इसे कहेंगे डायरेक्ट प्लेजियारिज्म, मगर इसमें हमने पूरा का पूरा पेपर या पूरा का पूरा थीसिस नहीं इंक्लूड किया है, बट डायरेक्टली यूज किया, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया है. सेल्फ और ऑटो प्लेजियारिज्म. मैंने कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले एक पेपर लिखा था, उसे शायद कहीं पब्लिश भी कराया था, बट अब मैंने उसे दोबारा से वही कंटेंट को अपने नए कंटेंट के साथ ऐड कर दिया, बिना मेंशन किए कि मैंने इसे पहले पब्लिश कर दिया है. तो ऐसा केस होता है जब खुद का ही वर्क को मैं दोबारा से यूज कर रही हूं बिना मेंशन किए, देन इट इज सेल्फ और ऑटो प्लेजियारिज्म. पैराफ्रेजिंग प्लेजारिज्म, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है. आपने किसी का कुछ कंटेंट पढ़ा, आपको लगा कि वो रेलेवेंट है, आप उसे अपने रिसर्च में ऐड कर सकते हैं. आपने वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया और उसे पैराफ्रेज कर दिया, यानी उसे रीराइट कर दिया, या तो खुद से या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से, किसी एप्लीकेशन की मदद से. सो इस तरह के प्लेजारिज्म को, जहां आप पैराग्राफ को रीफ्रेम कर देते हैं, उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेजारिज्म. पैराफ्रेजिंग अलाउड है अगर आप साइट करते हैं. तो अगर आपने उस पैसेज को, किसी और ऑथर का आपने पैसेज लिया है, उसे आपने बिना साइट किए हुए अगर वो पैराफ्रेज किया है, सो इट इज पैराफ्रेजिंग प्लेजारिज्म. इनएक्यूरेट ऑथरशिप. मान लीजिए आपने कोई पेपर किसी का स्टडी किया और उनको आपने साइट किया. राइट. तो साइट करते समय अगर मान लीजिए आपने 5 ऑथर्स को स्टडी किया था, आपने 2 ही ऑथर को साइट किया, या जिस ऑथर को साइट किया उन्होंने ये लिखा ही नहीं था, या जिन्होंने लिखा था उनको आपने साइट नहीं किया. किसी भी तरह का, जब ऑथर से रिलेटेड, ऑथरशिप
अगर इनएक्यूरेट आप रिकॉर्ड करते हैं, मतलब यहाँ साइटेशन हो रहा है, आपको ये डिफरेंस समझना होगा। ये प्लेजरिज्म कैसा हो रहा है? मान लीजिए आप अपने पेपर में ये शो करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है, मगर आपने जिनका नाम अपने पेपर में ऑथरशिप में रखा, वो ऑथर ने वो पेपर लिखा ही नहीं था, तो दैट मीन्स आप क्या शो कर रहे हैं? इनएक्यूरेट ऑथरशिप, राइट? सो ऑथर से रिलेटेड अगर आप साइट तो कर रहे हैं मगर गलत कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उस केस में होती है इनएक्यूरेट ऑथरशिप। एक्सीडेंटल प्लेजारिज्म, ऑल्दो ये बाई चांस हो जाता है, बट इसे भी प्लेजारिज्म की कैटेगरी में डाला जाता है। सो एक्सीडेंटल प्लेजारिज्म आपकी नॉलेज में कई बार नहीं होता है, आपसे गलती से हो जाता है, राइट? तो इसका भी स्कोप रखा गया है, कई बार ये करेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, बट आइडियली वन शुड अवॉइड एक्सीडेंटल प्लेजारिज्म। गलती से भी गलती नहीं करना है आप कुछ भी। इसके लिए प्लेजारिज्म के लिए कहा जाता है व्हेन इन डाउट, व्हेन इन डाउट साइट इट। मतलब आपको जब भी आपने कुछ भी कहीं से कंटेंट लिया, आपको कोई डाउट है कि आपने कितना लिया, क्या लिया, नहीं लिया, आप उसे साइट जरूर से कर दीजिए, बिकॉज उस केस में यू विल अवॉइड योर एक्सीडेंटल प्लेजारिज्म। एंड मोजैक प्लेजारिज्म, मोजैक प्लेजारिज्म कैसे होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने टाइल्स और मोजैक्स जिस तरह से बने रहते हैं, मान लीजिए ये किसी का वर्क है और ये मेरा वर्क है, मैंने क्या किया, कुछ उनका वर्क कुछ अपना वर्क करके एक इंटरमिंगल कंटेंट रेडी कर लिया। तो इस तरह का जहां हम पैचेस में अपना किसी और का वर्क और अपने वर्क को मिला जुला कर एक अपना पेपर तैयार करते हैं, इस तरह के प्लेजारिज्म को कहते हैं मोजैक प्लेजारिज्म। सो लर्नर्स, ये है 8 टाइप्स ऑफ मेजर प्लेजारिज्म जो आपको पता होना चाहिए। अब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो प्लेजारिज्म से रिलेटेड दिसंबर 2023 में, जून 2023 में सब समय पूछा गया है, वो है लेवल ऑफ प्लेजारिज्म को लेके। सो किस लेवल पे आपको क्या पेनाल्टी लगती है और किसे किस लेवल का कहा जाता है। सो ज्यादातर चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें या रिसर्च जर्नल्स की बात करें, 10% तक सिमिलर टेक्स्ट अलाउड है, यानी कि लेवल 0 कहता है सिमिलैरिटी अप टू 10%। आपका कंटेंट का 10% कहीं और मिल सकता है, उसकी आपको पूरी छूट दी जाती है। तो इसे हम डालते हैं माइनर सिमिलैरिटीज की कैटेगरी में और कोई भी पेनाल्टी नहीं है। दैट मीन्स 10% इज योर परमिसिबल रेंज। ठीक है, दिस 10% इज योर परमिसिबल रेंज, राइट? इसके बाद वार्निंग शुरू हो जाती है। लेवल 1 में आता है आपका 10 से 40% तक। तो अगर आपकी सिमिलैरिटी 10 से 40% तक है तो आपको एडवाइस किया जाता है एज अ रिसर्च स्कॉलर कि आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज कीजिए एक समय फ्रेम के अंतर्गत, जो कि 3 से 6 महीने तक का होता है। 6 महीने से ज्यादा नहीं दिया जाता है आपको, 3 से 6 महीने तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। अगर आपके पेपर में, अगर आपके थीसिस में 10 से 40% तक की सिमिलैरिटी आती है तो आपको समय दिया जाता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करके वापस से सबमिट कीजिए। ये होता है लेवल 1। लेवल 2 40 से 60%, ये एक रेड अलर्ट है, विच इज कंसिडर्ड कि ऑलमोस्ट आपका 50% कंटेंट जो है आपके थीसिस का वो किसी और का है, राइट? तो 40 से 60 वाला जो है वो लेवल 2 में आता है और इसमें आपको 1 साल का समय दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे साल बढ़ता है, समय बढ़ता है, ये आपके लिए, किसी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आपकी डिग्री भी उतनी डिले हो जाएगी। तो जब आप सेकेंड लेवल की बात करते हैं, अगर आपकी थीसिस का सिमिलैरिटी 40 से 60% तक चला गया, दैट मीन्स आप लेवल 2 में आ गए हैं। इस केस में आपको अपनी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से रिवाइज करने का 1 साल का समय दिया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस पीरियड में प्रॉपरली अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करके वापस से सबमिट करें। लेवल 3 जो कि बिल्कुल एंड ऑफ द रोड है, जिसको कहते हैं हम सिमिलैरिटी अबव 60%। सो इस बार इसी से रिलेटेड कुछ लेवल 2 और 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज सिमिलैरिटी अबव 60%। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके थीसिस का 60% से ज्यादा कंटेंट मेल खाता है किसी और के कंटेंट से, तो उस केस में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। सो अगर वो पीएचडी में एनरोल्ड कैंडिडेट है तो
उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये गाइड के लिए भी बहुत कहा जाए शर्मनाक बात होती है कि अगर इतना ज़्यादा प्लेजराइज्ड कंटेंट मिलता है तो, राइट। तो ये है लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। नाउ लर्नर्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस जिसका इस्तेमाल करते हैं टू check plagiarism, right? To check any kind of plagiarized content. अगर आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए सभी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का उपयोग किया जाता है। सो इट इज प्लैग स्कैन, पेपर रेटर, प्लैग ट्रैकर, स्मॉल सीक टूल, यूनिचेक, नो प्लैग, टर्निटिन, क्यू टेक्स्ट, ग्रामरली, कॉपीस्केप एंड ऑथेंटिकेट, राइट। सो पहले आप लोग ने नाम सुन रखा है उरकुंड का। तो ज़्यादातर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो अपना पीएचडी थीसिस को चेक करवाते थे वो उरकुंड से कराते थे। आज के डेट में इट हैज़ बीन मर्ज्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय Turnitin, right? So Turnitin has overtaken Urkunt as of now. So most commonly used जो है वो Turnitin ही है। Authenticate और Grammarly का भी काफी हद तक नाम आता है, राइट। सो ये लिस्ट ऑफ प्लेजराइज कंटेंट को चेक करने वाले टूल्स कह सकते हैं, एप्स कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि प्लेजराइज कंटेंट को चेक करता है। So learners, I hope you all enjoyed the session, liked the session. So don't forget to like, share and subscribe. And these are the timings of my free live sessions. जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर से कर लेंगे। And do let me know in the comments अगर आपको कोई भी और डाउट है with relation to plagiarism. I'll surely be taking up in the next session. Right? So everyone, don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching. Bye-bye.